हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में और 18 फरवरी को मेरे प्यारों से हिंदी का पेपर देने वाले उनकी वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारों से हिंदी का मेरे प्यारों से कोड है 801 HE कोड है मेरे प्यारों से। अगर ये कोड का पेपर अगर आप मेरे प्यारों से अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, जितने भी क्वेश्चन दिए सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, तो मेरे प्यारों से 70 नंबर का पुराएंगे तो 70 में 70 में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। और ओवरऑल हिंदी में अगर हम बात करें तो 95% स्कोर करके आने वाले हो प्लस में। और 2026 बोर्ड में हिंदी का टॉपर के लिस्ट में मेरे प्यारों से आपका नाम मेरे प्यारों से शुमार हो जाएगा। एडमिट कार्ड लेकर जाना, एडमिट कार्ड पर से देखकर सही सही अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा मेरे प्यारों से। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय दिया गया यहाँ पे देखिए 3 घंटे 15 मिनट। 2.5 घंटे के अंदर में इस पेपर को सॉल्व कर पाओगे मेरे प्यारों से। जैसे आप नीचे बढ़ोगे नीचे आप लोगों को निर्देश देखने को मिलेगा। निर्देश ने बोला है, पहला निर्देश की प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। बोला कि शुरू के 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा। जैसे ही 18 फरवरी को यह पेपर मिले मेरे प्यारों को, सबसे पहला जो काम करना है 15 मिनट का समय निकालकर अपने पेपर को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। जो जो क्वेश्चन आ रहा है उस पर आप लोगों को ट्रिक लगा लेना है और उन क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोगों को करना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। दूसरा निर्देश है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है। सबसे पहले आएगा आप लोगों का खंड अ, इसके बाद आएगा आप लोगों का खंड ब। 2 खंडों में यह पेपर विभाजित है। चलिए जानते हैं कि सबसे पहले खंड अ में क्या दिया हुआ है। देखिए लिखा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। इसका मतलब यह है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। कितने? तो टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। इनका उत्तर ओएमआर शीट पे देना होगा। आप नीले पेन का यूज कीजिए या काले पेन का यूज कीजिए रखने के लिए। पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। जीएल वाली पेन का इस्तेमाल मेरे प्यारों को नहीं करना है आप लोगों को। इसके बाद है चौथा कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। कह रहा है कि एक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा बहुविकल्पीय का। तो टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा है। कितने नंबर के लिए? 20 नंबर के लिए। क्लियर है। इसके बाद है कि कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। कह रहा है कि खंड अ जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है उसको हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया है। क्या आपको 1 घंटे का समय लगेगा? नहीं मेरे प्यारों को, अधिक से अधिक लगेगा तो 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर डालोगे। बाकी जितना भी समय बचेगा पूरा का पूरा खंड ब में लगा दीजिएगा हल करने के लिए। इसके बाद लास्ट निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है या 2 नंबर का है या 4 नंबर का है या 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का कोई भी प्रश्न होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। तो यह था निर्देश पूरा डिटेल में। अब बिल्कुल कम समय में पूरा बता दिया अच्छे तरीके से। पेपर इधर से स्टार्ट हो रहा है। मैं पेपर आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए मेरे प्यारों को, पेपर आप लोगों के यहां से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आया है खंड अ और खंड अ में रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। पहला ही प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को कई बार मैं करा चुका हूं और पहला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के जो श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, तो इनमें से कौन जाने जाते हैं श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, इतिहासकार के रूप में? और यह प्रश्न कितने नंबर के लिए? 1 नंबर के लिए मेरे प्यारा बच्चों। कई बार इस प्रश्न को करा चुका हूं, एक बार नहीं कई बार। अगर आंसर आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं इसका आंसर बताता हूं। रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मेरे प्यारे बच्चों। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया है कि महादेवी वर्मा द्वारा जो रचित रेखा चित्र इन चारों ऑप्शनों में से कौन है? तो अगर हम बात करें अतीत के चलचित्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारों बच्चों। तीसरा देखिए कोणार्क के रचनाकार है, 1 नंबर के लिए प्रश्न। इस वाले पेपर में सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट और काफी अच्छे प्रश्न पूछा गया है इस पेपर में कि कोणार्क के रचनाकार इन चारों ऑप्शनों में से कौन है? वह है मेरे प्यारे बच्चों आपके जगदीश माथुर जी हैं। ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों कि चलो चांद पर चले के रचनाकार है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो चलो चांद पर चले के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5वें की तरफ। कह रहा है कि तूफानों के बीच रचना की विधा है, मतलब कि तूफानों के बीच एक रचना है और ये रचना किस विधा की रचना है, ये पूछा है क्वेश्चन में। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा किस विधा की रचना है, रिपोर्टाज विधा की रचना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि केशव दास किस काल के कवि है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो केशव दास किस काल के कवि है, तो मेरे प्यार बच्चों वो है आपके रीतिकाल, बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 7वां, भारत भारती के रचनाकार है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो भारत भारती के रचनाकार आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ये वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8वें की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8वां है, कह रहा है कि भारतेंदु युग की समय अवधि है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है कि भारतेंदु युग की समय अवधि कितनी मानी जाती है। तो सन 1868 ईस्वी से लेकर सन 1900 ईस्वी तक ये जो काल अवधि मानी जाती है भारतेंदु युग की काल अवधि या समय अवधि मानी जाती है। प्रश्न संख्या 9 है कि सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। बहुत प्यारा प्रश्न पूछ दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो सुमित्रानंद पंत की रचना इन चारों ऑप्शन में से कौन है, कामायनी। कामायनी जो है वो सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10वां की रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि इन चारों ऑप्शनों में से कौन है, वह है आपके घनानंद जी। डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11, कह रहा कि हाँ रघुवंदन प्रेम परिते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, उपयुक्त पंक्ति में रस है, मतलब किस रस का प्रयोग किया गया इस पंक्ति में मेरे प्यारे बच्चों। तो इस पंक्ति की अगर हम बात करें तो इसमें करुण रस का प्रयोग किया गया है, इसलिए सी वाला जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा हूं कि जो आंखनी सब देखिए आंख न देखी जाही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार, मतलब इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसमें अगर अलंकार की हम बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 13 कि सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो अगर सोरठा अगर छंद की अगर हम बात करें तो पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं, इसलिए सी वाला जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न संख्या 14 कह रहा कि सुगम शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो सुगम उपसर्ग का मतलब जो आगे जुड़ता है, अगर इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा सु धन गम के रूप में टूटेगा। तो आगे क्या जुड़ा हुआ है, सु। तो सु जो है मेरे प्यारों ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह उपसर्ग है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या है, कह रहा है कि नवरत्न में समास है। तो नवरत्न में समास है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो इसमें द्विगु समास है मेरे प्यारे बच्चों, बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को भी कई बार करा चुका हूं मैं। प्रश्न संख्या 16 है कि पृथ्वी का प्रवाची शब्द नहीं है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो पृथ्वी का प्रवाची शब्द इन चारों ऑप्शन में भू, वसुधा, धरा, ये तीनों जो है पृथ्वी के प्रवाची शब्द है। ये जो प्रसून है ये पृथ्वी का प्रवाची शब्द नहीं है, इसलिए डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां करा कि त्वाम शब्द में अगर विभक्ति एवं वचन देखें तो क्या होगा। तो त्वाम जो शब्द है मेरे प्यारे बच्चों वो जो है मेरे प्यारे बच्चों वो द्वितीय विभक्ति और एक वचन का रूप है त्वाम, इसलिए ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18वां है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य की अगर हम बात करें 8 भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 8 का मतलब यहाँ पे बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 19वां प्रश्न करा कृतवाच्य में प्रधानता होती है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो कृतवाच्य में प्रधानता किसकी होती है, कर्ता की होती है। यहाँ पे सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20वें की तरफ, कह रहा जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद क्या कहलाते हैं, विकारी पद कहलाते हैं। विकारी पद मतलब ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने बिल्कुल कम समय में 20 के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को बता दिया और 20 के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल सही करके आना है, एक प्रश्न भी छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए खंड अ समाप्त हो गया, इधर देखते हैं खंड ब। चलिए अब स्टार्ट होगा यहां से खंड ब, और खंड ब में मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। प्रश्न 20 के बाद प्रश्न आ गया 21वां। देखिए 21वां प्रश्न क्या पूछा है, कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। गद्यांश आ गया है, गद्यांश 6 नंबर के लिए पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे 2 गद्यांश है, एक क वाला दिया है, कह रहा है कि क वाला नहीं अगर कर पाओगे तो अथवा करके आपको नीचे ख वाला दिया गया, दोनों में से कोई एक ही करना है। मैं आंसर दोनों को बता देता हूं, याद कर लेना, जो आसान लगेगा वो उसको करके आना है आप। तो पहले क वाला देखिए क्या है, क
क वाला है कि जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध जो होते हैं अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध जो होते हैं अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। यह मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है गद्यांश। इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 21 का क और उसमें भी पहला हम लोग उत्तर संदर्भ देख रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं शीर्षक से उद्धृत और इसके लेखक श्री पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। मतलब क्या लिखूं इस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी। बस इतना ही पॉइंट आपको लिखना है, 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर। जहां तक अंडरलाइन किया गया है तो अंडरलाइन यहां से स्टार्ट है, यहां से लेकर यहां तक अंडरलाइन किया गया। इसका हमें व्याख्या बताना है कि तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और जो वृद्ध होते हैं वो अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। इसका हमें व्याख्या बताना है। चलिए व्याख्या नोट कीजिए। दूसरे का आप हेडिंग डाल लीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालने के बाद लिखिएगा कि युवा चाहता है कि उसका भविष्य जो है किसी भी तरह से उसके वर्तमान में उतर आए, जबकि वृद्ध अपने बीते हुए समय को खींचकर वर्तमान में लाना चाहता है। युवा जो होता है प्राचीन परंपराओं में क्रांति लाना चाहता है, वे परिवर्तन के समर्थक होते हैं। इसके विपरीत वृद्ध जो होते हैं अतीत की महान परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं। यह उस रेखांकित अंश का व्याख्या हो गया। मेरे प्यार से नोट कर लो, 2 नंबर यहां से मिल गया आप लोगों को। तीसरा है कि लेखक ने वर्तमान काल को सुधारों का काल क्यों कहा है, 2 नंबर इस पे भी मिलेगा। तो इसका भी आंसर लिखना पड़ेगा। तीसरे का उत्तर लिखिए कि वर्तमान एक वरदान के प्रकार मनुष्य के जीवन में सुधारों का काल होता है, लेकिन जो वृद्ध होता है, वृद्ध और युवा दोनों ही अपने वर्तमान से नाराज हैं। तरुण भविष्य को वर्तमान में खींच कर लाना चाहते हैं, जबकि वृद्ध जो होते हैं अतीत को वर्तमान में देखना चाहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए तीनों प्रश्नों का उत्तर मैंने बता दिया। अगर ये क वाला गद्यांश नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, आप ख वाला कर सकते हो। ख वाला है कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से, तथा सिकंदर हरकुलस से, जिस हरकुलस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। यह दिया हुआ है गद्यांश। इसके नीचे भी 3 प्रश्न में दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला है कि उपयुक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, 2 नंबर यहां से मिलेगा। चलिए इसका उत्तर देख लीजिए। तो देखिए ख वाला का पहला उत्तर संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक मनोवैज्ञानिक निबंध से उद्धृत है। मतलब ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। क्लियर है? चलिए दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर। जहां तक अंडरलाइन किया गया था मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए अंडरलाइन यहां से लेकर यहां तक किया गया है कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। बस इतना ही इसका हमें व्याख्या करना है। ठीक है, चलिए व्याख्या में हम लोग लिखेंगे। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या आगे डालने के बाद लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि ईर्ष्या जो है मनुष्य का चारित्रिक दोष है, क्योंकि यह आनंद से बाधा पहुंचाती है, किंतु यह एक दृष्टि से लाभदायक भी हो सकती है, क्योंकि ईर्ष्या के अंदर प्रतिद्वंदिता का भाव निहित होता है। ईर्ष्यावश मनुष्य किसी दूसरे से स्पर्धा करता है और ईर्ष्या कारण वह अपने जीवन स्तर को विकसित करता है। यहाँ यह बात विचार करने योग्य है कि स्पर्धा समान स्तर से नहीं अपितु अपने से ही कुछ अधिक स्तर रखने वाले व्यक्ति से की जानी चाहिए। यही कारण है कि भिक्षा जो होता है वृत्ति पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति किसी करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता, और स्पर्धा और प्रतिद्वंदिता से संबंध यही एक बात ईर्ष्या को उचित भी ठहरा सकती है, क्योंकि स्पर्धा से भी कोई भी मनुष्य उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे।
देखिए एक प्रश्न और बचा है तीसरा कि लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष क्या है। 2 नंबर इस पे भी मिलेगा, तो इसका भी आंसर हम लोग लिखेंगे तीसरे का कि लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष यह है कि प्रतिद्वंदिता के कारण मनुष्य के मन में विकास करने की इच्छा जाग उठती है और वह विकास की दिशा में सकारात्मक प्रयास करता है। ठीक है, तीनों प्रश्नों का मैंने उत्तर बता दिया, नोट कर लो। अब आएगा प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश आ गया, पद्यांश भी 6 नंबर के लिए ही पूछा जाता है। इसमें भी आपके एक क दिया हुआ है और कह रहा है कि क नहीं कर पाओगे तो अथवा करके एक दिया हुआ है ऑप्शन ख वाला। दोनों में से कोई एक ही करना है। मैं आंसर दोनों को बताऊंगा, पहले क वाला का देखते हैं। क वाला है कि मैया हो न चरेओ गाई, सिगरे ग्वाल खिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, जो न पत्याही पूछी बलदाहुई अपनी 100 दिवाई, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई, मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर श्याम में मेरो अति बालक मारत ताही रिगाई। अब इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला है कि उपयुक्त पद्यांश का आप संदर्भ लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। चलिए इसका संदर्भ देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 का क का पहला संदर्भ, यहाँ पे संदर्भ डाल लीजिएगा, लिखिएगा कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है और इसके रचयिता कौन है? श्री सूरदास जी हैं और यह पद उनके महाकाव्य सूरसागर से लिया गया है। तो सूरसागर से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। बस इतना पॉइंट आपको लिखना है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर, जहां तक अंडरलाइन किया गया है। तो 2 लाइन अंडरलाइन किया गया है कि जो न पत्याही पूछी बलदाहुई अपनी 100 दिवाई, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। अब इसका हमें क्या करना है? व्याख्या बताना है। बिल्कुल सिंपल है, व्याख्या नोट कर लो। कह रहा है कि बाल कृष्ण जब ग्वाल बालों की शिकायत करते हैं तो वह मैया से अपने कहते हैं कि आपको विश्वास ना हो तो आप बलदाऊ से पूछ लो। यह सुनकर यशोदा मां क्रोधित होती हैं और जो ग्वाल हैं बाल को देती है, मतलब ग्वाल बाल को क्या करती है? गाली देती है। ये उसका क्या हो गया? रेखांकित अंश का व्याख्या हो गया। इसके बाद तीसरा है कि बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते हैं, 2 नंबर इस पे भी मिलेगा। तो चलिए इसका उत्तर लिखिए। तीसरे का उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण माता यशोदा से सभी ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे मैया, अब मैं जंगल में गायों चराने नहीं जाऊंगा क्योंकि सभी ग्वाल बाल मुझसे ही अपनी गायों को खिलवाते हैं और दौड़ते दौड़ते मेरे जो पैर हैं वो दुखने लगते हैं। चलिए ये वाला भी हो गया। अगर नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, अथवा करके नीचे दिया है इसको कर सकते हो कि चा नहीं मैं सुरबाला के गानों में गुथा जाऊं, चा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चा नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर सिर चढ़ाना जिस पथ जावे वीर अनेक। इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। चलिए इसका संदर्भ देख लीजिए आप। देखिए ख वाला, तो यदि संदर्भ डालने के बाद लिखिएगा कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से अवतरित है। मतलब पुष्प की अभिलाषा चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, और इसके जो रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। क्लियर है? चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर, जहां तक अंडरलाइन किया गया था मैं दिखा देता हूं कहां तक अंडरलाइन किया गया है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इसका मैं व्याख्या करना है। तो चलिए व्याख्या नोट कर लीजिए। व्याख्या होगा इसका दूसरे का कि पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी इच्छा रखती हुई कहती हैं कि हे वनमाली, मुझे डाल से तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस मार्ग से मातृभूमि पर सिर का बलिदान चढ़ाने के लिए अनेक देशभक्त वीर गए हैं। बस इतना ही पॉइंट आपको लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे हो गई कंप्लीट। चलिए एक प्रश्न और है, तीसरा, कि उपयुक्त अवतरण में पुष्प किसका प्रतीक है, पुष्प को किन चीजों की चाह नहीं है और क्यों। इसका हमें मेरे प्यारों को उत्तर लिखना है। तीसरे का तो लिखेंगे, तीसरे का उत्तर कि कवि ने पुष्प के माध्यम से देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। पुष्प सुर सुंदरी के गानों में गुथ जाने की, प्रेमी माला में पिरोया जाऊं तथा प्रियतमा को आकर्षित करने की इच्छा नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये संस्कृत का गद्यांश आ गया। कितने नंबर के लिए पूछा है? 5 नंबर के लिए दिया है।
3 नंबर इसके हिंदी अनुवाद पे देता है, 2 नंबर इसके संदर्भ पे देता है। इसमें भी 2 ऑप्शन है, एक आपका कौला है, जरा कौला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके नीचे आपका खौला दिया गया, दोनों में से कोई एक करना है। मैं आंसर दोनों को बताऊंगा। पहले कौला को देखिए, यहां से लेके यहां तक है कौला, विश्वास्य अस्त्रता ईश्वर वाला, ठीक है। इसका मैं संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ पे 2 नंबर, हिंदी अनुवाद पे 3 नंबर। तो देखिए प्रश्न संख्या 23 का क संदर्भ है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है, मतलब भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। अगर इसका हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें, लिखेंगे ब्रह्मांड की रचना करने वाला एक ही ईश्वर है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न धर्मों के लोग एक ही ईश्वर को अलग अलग नामों से पूजा करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, क्राइस्ट, अल्लाह आदि एक ही परमात्मा के नाम है। उन्हें लोग गुरु भी मानते हैं, अतः सभी मतों की समानता एवं सम्मान ही हमारी संस्कृति का संदेश है। ये उसका हिंदी अनुवाद हो गया। चलिए, अगर ये नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, ताड़ित चंद्रशेखर वाला कर सकते हो, यहां से लेके यहां तक है। इसका भी आपको संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना है, 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे। संदर्भ लिखिए कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से उद्धृत है, मतलब देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से लिया गया है। यह हो गया संदर्भ 2 नंबर, तो यहां से क्लियर हो गया। इसके बाद इसका हमें अनुवाद भी बताना पड़ेगा, तब जाके 3 नंबर और मिलेगा। तो अनुवाद नोट कर लो, हिंदी अनुवाद इसका कि लाठी मार के बाद चंद्रशेखर बार बार चिल्ला रहे थे कि भारत का जीत जो है, इस प्रकार उन्हें 15 करोड़ों से, मतलब 15 कोड़ों से पीटा गया था उनको। जब चंद्रशेखर जेल से आजाद होकर बाहर आए तो सभी लोगों ने उन्हें घेर लिया और कई बच्चे उनके पैरों में गिर पड़े और फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। ये उसका हिंदी अनुवाद हो गया। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब इस संस्कृत का पद्यांश आ गया, कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए पूछा है। 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 2 नंबर संदर्भ पे। तो इसमें भी 2 है, एक क वाला है, कौला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपको नीचे खौला दिया है। तो पहले क वाला देख लेते हैं, ऊपर वाला। इसका हम संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 का क, तो 24 का क देखिए, 24 का क संदर्भ कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित अनुयुक्ति विलासा नामक पाठ से अवतरित है, मतलब अनुयुक्ति विलासा चैप्टर से लिया गया है। हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें तो लिखेंगे, हे कुएं मैं अत्यंत गहरा हूं, इस प्रकार सोचकर कभी भी दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले जलयुक्त और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। यह उसका क्या हो गया? हिंदी अनुवाद हो गया। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो सार्थ प्रसतो वाला ये जो नीचे दिया गया है, इसको आप कर सकते हो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो देखिए ख वाला यहाँ पे संदर्भ दिया, नीचे हिंदी अनुवाद दिया है। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। तो जीवन सूत्राणी चैप्टर से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें तो हिंदी अनुवाद होगा कि एक मित्र उस व्यक्ति के लिए मित्र होता है जो दूर रहता है, और एक पत्नी उस व्यक्ति के लिए मित्र होती है जो घर पर होता है। चिकित्सक दुखियों का मित्र होता है और दान मरते हुए का मित्र होता है। क्लियर है, नोट कर लो। प्रश्न संख्या 24 भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25वें की तरफ। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 25 है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर मिलेगा। 3 नंबर के लिए खंडकाव्य आ गया मेरे प्यारे। खंडकाव्य में हमेशा से कहता हूं कि जिला वाइज जाता है, जो आपके जिला में खंडकाव्य पूछा जाता है वही आपको करना होगा। कोई दूसरा करोगे तो 1 नंबर आपको एग्जाम में नहीं देगा। तो आप देख लेना, क्वेश्चन बैंक में किताब में देख लेना, या तो कमेंट कर लेना, मैं उत्तर आपको दे दूंगा, बता दूंगा आपको कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आपको कौन सा खंडकाव्य करना एग्जाम में। वैसे खंडकाव्य बहुत सारे होते हैं, आप जरूर से जरूर देख लेना कि आपके जिला में कौन सा खंडकाव्य पूछा जा रहा है। वैसे खंडकाव्य देखिए, मुक्तिदूत है, ज्योति जवाहर है, नीचे आपका मेवाड़ मुकुट है, इसके बाद अग्र पूजा है, जय सुभाष है, मातृभूमि है, यहाँ पे आपका कर्ण दिया गया है, कर्ण के बाद यहाँ पे करमवीर दिया गया है, यहाँ पे तुमुल दिया गया है, इतने सारे हैं। आप देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पूछा जा रहा है, वही करना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 तो एकदम सिंपल है। प्रश्न संख्या 26 का क कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर। अब मेरे पास जो जीवन परिचय तो हर एक विद्यार्थी को याद होगा। 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचनाएं पे।
रामधारी सिंह दिनकर दिया हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ है, भगवत सिंह उपाध्याय जी दिया है। अब जीवन परिचय बताने की कोई आवश्यकता नहीं, सारे बच्चों को याद होगा। ठीक है, तो तीनों में से कोई एक कर लीजिएगा। रचना जरूर से लिखिएगा क्योंकि रचना पे 2 नंबर मिलता है, 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसी तरह 26 का ख है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो कवि का भी जीवन परिचय आप लोगों को याद होगा, 5 नंबर के लिए है। 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचनाएं पे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी, मैथिली शरण गुप्त जी, बिहारी लाल जी, केदारनाथ सिंह। अब ये 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से किसी एक का तो जरूर ही याद होगा आपको। जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, रचनाएं जरूर लिखिएगा क्योंकि 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 नंबर का श्लोक भी याद होगा, लेकिन हालांकि मैं श्लोक आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, तो श्लोक आप लिख लो, 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख के लेके आया था जीवन परिचय, लेकिन बताया नहीं क्योंकि सारे बच्चों को याद है। प्रश्न संख्या 27 श्लोक लिख लो कि बंदम वर्णो वापी जयो वापी पराजय अव्यत्र सम वीर वीर भाव ही वीरता। लीजिए यहां से 2 लाइन का आप पोयम लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर आप लोगों का मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 है कि अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्लों की नलियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे, 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर नीचे वाला का सोल्यूशन देखेंगे। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 28वें का, लिखेंगे सेवा में। सेवा में लिखने में लिखेंगे श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी। बी से किसके बारे में हम लोग ये पत्र लिख रहे हैं, तो मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन पत्र लिख रहे हैं। लिखेंगे महोदय जी, कामा लगाएंगे, लिखेंगे सविनय निवेदन है कि दौलतगंज की नलियों में नियमानुसार सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण मच्छरों एवं मक्खियों का प्रकोप है। फलस्वरूप कॉलोनी के लोगों में बीमारी फैलने का भय है। अतः आपसे प्रार्थना है कि नालियों की जो सफाई की उचित व्यवस्था कराने एवं कीटनाशक दवाइयों की छिड़काव कराने की शीघ्र व्यवस्था करने की कृपा करें और इसके लिए हम सब आपके आभारी रहेंगे, धन्यवाद। इसके बाद यहाँ पे डेट आप लिख लीजिएगा, डेट में इस तरह कर दीजिएगा, पूरा डेट नहीं लिखना आप लोगों को। और भौतिक में अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, तो नाम कहाँ लिखा जाता है, नाम लिखना नहीं आप लोगों को, आप क ख ग इस तरह आप डैश करके लिख सकते हो, एग्जामिनर समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर ये नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे एक और दिया है अथवा करके, इसको आप कर सकते हो कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखे, ये भी 4 नंबर मिलेगा। इसको आप कर सकते हो। तो इसको कैसे लिखोगे, देखिए सबसे पहले लिखोगे सेवा में कामा लगाओगे, लिखोगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, कामा लगाओगे, फिर यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा, वो विद्यालय का एड्रेस लिखिएगा, फिर लिखिएगा विषय किसके बारे में लिख रहे हो, तो निर्धन छात्र कोष छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, इसके बाद महोदय कामा लगाओगे, फिर लिखोगे कि सविनय निवेदन है कि मैं राकेश कुमार, जो भी आपका नाम है, वर्ग अष्टम, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हो, आपके विद्यालय का एक बहुत निर्धन छात्र हूं। मेरे पिताजी एक गरीब मजदूर हैं, मेरे कोई संबंधी भी मेरी सहायता में समक्ष नहीं है। मैं इस वर्ष नई कक्षा में प्रवेश कर गया हूं, परंतु मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मुझे निर्धन छात्र कोष से कुछ सहायता प्रदान करें ताकि मैं कुछ किताबें खरीदकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ पे नेम आपको मेंशन नहीं करना है, मैंने जो बताया क ख ग वो लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लास लिख देना, किस क्लास में आप पढ़ते हो, यहाँ पे डेट आप लिख दीजिएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, समाप्त हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 यहाँ पे क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में दीजिए, 2 नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4 आपके पास 4 प्रश्न हैं। चारों प्रश्नों में से किन्हीं 2 ही प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। तो मैं एक पहले का और एक दूसरे का, ठीक है, बता देता हूं, आंसर नोट कर लो। तो देखिए यहाँ पे ये पहले का उत्तर लिखा गया है और यह दूसरे का उत्तर लिया गया है। लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। चलिए इसके बाद है प्रश्न संख्या 30वां। प्रश्न संख्या 30 है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, 7 नंबर मिलेगा। या तो आप पहला लिख सकते हो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, बहुत इंपोर्टेंट है, हर साल आता है मेरे प्यारे बच्चों। या तो आप इंटरनेट पर लिख सकते हो, यो भी इंपोर्टेंट है। तीसरा भी इंपोर्टेंट है, छात्र और अनुशासन। इसके बाद चौथा किसी एक त्योहार का वर्णन, कोई भी एक त्योहार का वर्णन कर सकते हो। और 5वां नई शिक्षा नीति। तो आपके पास 5 ऑप्शन है और 5 ऑप्शन में से किसी एक विषय पर निबंध लिख सकते हो। यह भी मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं अपने तरीके से लिखने के लिए। जितना हो सके उतना आसान शब्दों में आप लोग याद